टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू मेक सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। आज हम सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके कितने रूप होते हैं, उनकी पहचान भी बता चुका हूँ। तो जो टेंस थे हमारे वो तीन प्रकार के थे। टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट के टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने बताया था हर एक टेंस के चार रूप होते हैं। तो प्रेजेंट का पहला रूप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं पहले भी पहचान बता चुका था पिछले वीडियो में। इस वाले वीडियो में भी देखिए पहचान क्या होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे आदि शब्द है नहीं, वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। उन वाक्यों को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिन वाक्यों के पीछे क्या लगा हो, ता है, ती है और ते है, ऐसे शब्द लगे होंगे तो तुरंत पहचान जाना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में सिंगुलर यानी एक वचन, सब्जेक्ट यानी कर्ता, एक वचन कर्ता हो तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। ये नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे? वह शब्द हो, जैसे वह खाना खाता है तो खाना खाने का काम किसने किया? वह, उसने। तो वह शब्द क्या है? सिंगुलर में आएगा। वह लड़की नाचती है तो वह शब्द अकेली है, अकेली नाचती है तो वर्ब में एस या एस। नाचना क्या है? क्रिया क्या है? नाचना। नाचने की अंग्रेजी क्या होती है? डांस। अब डांस में एस लगा देंगे, डांसेस हो जाएगा। और अगर वाक्य में कर्ता के रूप में किसी एक व्यक्ति का नाम, एक नाम लिया गया हो, उसके साथ वर्ब में एस या एस लगा देंगे। समझ पा रहे होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया, डू और डज लगाते हैं। डू डज किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कर्ता एक वचन है तो डज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट के बाद डज लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, जैसे ही आ जाए, शी, इट, जैसे कि मैंने यहां बताया ना सिंगुलर में वह ये शब्द आ जाएं, जैसे लड़की के लिए वह शब्द लगता है और वह लड़का के लिए भी लगता है तो ही, शी, इट। और किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ डज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगाते हैं। जैसे सब्जेक्ट कैसे? आई हो, वी, दे, यू। जैसे आई माने मैं लिखा हो हिंदी में तो उसके साथ डू लगाएंगे। हम लिखा हो हिंदी में तो वी लगाएंगे। वे लिखा हो तो दे, और आप, तुम, तू तो यू। ये शब्द आए तो उसके बाद में क्या लगाना है? डू लगाना है। और वाक्यों में कर्ता के रूप में अगर एक से अधिक नामों का प्रयोग होता हो तो डू लगेगा। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम 6 प्रकार के सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी में बनाना सीखते हैं। देखिए, जैसे अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मातृछाया कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधे सीधे इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, इसका नियम है किसके प्रकार से बनेगा, इसके फॉर्मूला यानी इसके ये रूल्स है। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल्स दिया हुआ है। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है हिंदी में, राम किताब पढ़ता है। तो देखिए ये क्रिया है पढ़ना, उसमें लगा है ता है, तो ये समझ में आ गया ता है लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और अफर्मेटिव कैसे समझ में आएगा? सीधा सीधा सवाल होगा, ना ही उसमें नहीं लगा होगा, क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं लगा होगा, सिंपल रहेगा। राम किताब पढ़ता है, तो अब इससे ये बदला जाएगा अंग्रेजी में। कैसे बदला जाएगा? देखिए ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है
तो इस पूरे सेंटेंस, इस वाक्य में सब्जेक्ट को छांटना है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो क्रिया को करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, राम किताब पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ले लिया, अब वर्ब, वर्ब इसमें से पूरे वाक्य में से वर्ब छांटनी है, यानी क्रिया। राम क्या कर रहा है? पढ़ने का काम करता है, तो पढ़ने की अंग्रेजी हो जाएगी रीड। राम रीड क्या पढ़ता है? ऑब्जेक्ट, बचा क्या है? बुक पढ़ता है, रीड द बुक, रीड द बुक। समझ में आ रहा होगा? तो यहां अब देखिए, राम अकेला है, तो वर्ब में एस या एस, वर्ब ये है तो इसमें एस लगा देंगे। क्यों लगाया है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्रिया करने वाला एक है, तो वर्ब में एस या एस लगाएंगे। अगर वाक्य में एक से अधिक करता है, यानी एक से अधिक सब्जेक्ट हैं, काम को करने वाले एक से अधिक हैं, तो वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा। जैसे देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, राम और गीता मैदान में खेलती हैं। तो यहां देखिए सब्जेक्ट दो हैं, पहले सब्जेक्ट छांटना है। सब्जेक्ट खेलने का काम कौन कर रहा है? राम और सीता। जो क्रिया को कर रहा होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। राम और गीता क्या है? सॉरी, सीता और गीता क्या है? सब्जेक्ट है। तो सीता, सीता लिख लिया हमने, और की अंग्रेजी एंड लिख ली, और गीता की अंग्रेजी हमने नाम गीता लिख लिया। ठीक है। उसके बाद में ये वर्ब कह रहा है, वर्ब क्या है? खेलना, प्ले, PLAY, प्ले। अब देखिए, इसमें एस या यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्रिया को करने वाले एक से अधिक हैं, यानी दो हैं, तो यहाँ एस या यस का प्रयोग नहीं होगा। अब सब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मैदान, इन फील्ड कर देंगे या ग्राउंड कर देंगे। ये समझ में आया होगा। अब एस या यस का समझ में आ गया। पहले इसके अनुसार अफर्मेटिव सेंटेंस नियमों के अनुसार, ये नियम है, ये फॉर्मूला, जैसे मैथ में कोई फॉर्मूला होता है कि प्लस करने का तरीका क्या? कि आपस में जोड़ दो। घटाने का मतलब क्या है? किसी चीज में से कम कर दो। गुणा का मतलब क्या है? उसको डबल कर दो, या जितनी बार गुणा किया जाता है। भाग यानी बांट दो। ऐसी इसका नियम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इस नियम यानी कि इस रूल्स के हिसाब से वो अंग्रेजी में चेंज होगा। अब देखिए, ये पहला हो गया अपना, मैंने कहा था 6 प्रकार के सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। अब देखिए सेकंड टाइप का नेगेटिव सेंटेंस आता है। इसमें क्या होता है? वाक्य में नहीं मिलता है, वाक्य में नहीं मिलता है। नेगेटिव सेंटेंस मैंने पहले पढ़ाया भी है आपको कि नेगेटिव का मतलब है कि क्रिया को नकारना, मना करता है। जैसे देखिए, राम किताब नहीं पढ़ता है, तो क्रिया को नकारा जा रहा है, पढ़ने को नकारा जा रहा है, वो किताब नहीं पढ़ता है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए नियम दिया हुआ है, रूल्स दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ये अपन को पहेली दी है, इससे सुलझाना है। ये सब्जेक्ट, अब ये वाली चीज क्या कह रही है? इसमें से भैया सब्जेक्ट ढूंढ के बताओ मुझे। तो जो काम क्रिया को करता है, काम को कर रहा है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगता है? डू या डज, इनमें से एक लगाना है। जब एक होगा तो डज लगाएंगे। और उसके बाद में नहीं की अंग्रेजी नॉट है, तो नॉट ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये पूछ रहा भैया वर्ब को छांटो, तो वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है? ये ऑब्जेक्ट को छाड़ो, बचा क्या है? किताब, तो क्या कर दिया? बुक की अंग्रेजी लिख दी। अब उसी प्रकार से ये तो डज का मैंने इस्तेमाल करना बता दिया कि डज इस प्रकार से होगा। अब डू का भी बताता हूं। एक से अधिक आगे देखिए सब्जेक्ट, सीता और गीता मैदान में नहीं खेलती हैं, तो ये एक से अधिक होगा सब्जेक्ट। तो जब एक से अधिक हो जाएंगे तो डू लगेगा। तो देखिए, सीता एंड गीता, अब क्या लगेगा? डू लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट छांट लिया, अब क्या लगेगा? डू लगेगा। फिर उसके बाद में डू या डज में से एक लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसमें क्या लगेगा? नॉट।
क्या लगेगा? नॉट। डू लग गया, फिर नॉट लग गया। अब क्या छांटना है? वर्ब, खेलती। वर्ब क्या है? खेलना की अंग्रेजी हो जाएगी प्ले। अब कहाँ खेलती हैं? ऑब्जेक्ट, इन द ग्राउंड। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं थर्ड सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, अगर वाक्य के पहले क्या होता है तो उसकी इंग्लिश यानी मीनिंग टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज होती है, तो क्या की अंग्रेजी इंग्लिश में हम डू डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी? अब डू या डज। लेकिन क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। ठीक है, अगर व्हाट कब होगी? जब वाक्य के बीच में क्या लगा होगा तो अंग्रेजी व्हाट होगी, और वाक्य के पहले लगा होगा तो टेंस के सेंटेंस के अनुसार उसकी सहायक क्रिया लगेगी क्या की अंग्रेजी। ठीक है, अब देखिए उसका रूल्स क्या है। इंट्रोगेटिव का रूल्स क्या है? देखिए, पहले क्या लगा हुआ? क्या राम किताब पढ़ता है? तो पहले क्या लगा है तो क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। इसमें से एक लगेगी, इसमें से एक लगेगी। कैसे लगेगी? एक सब्जेक्ट को देख करके एक लगेगी। जैसे सब्जेक्ट एक होगा तो डज लगेगी, सब्जेक्ट एक से अधिक होंगे प्लूरल होगा तो डू लगेगा। देखिए, राम किताब पढ़ता है तो यहाँ सब्जेक्ट एक है, राम एक है, तो क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे अपन? डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट ले लिया क्या है अपना? राम। फिर क्या है? वर्ब क्या है? रीड। क्या है? रीड। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है अपना? बुक। क्या है? बुक। कितना सिंपल है बिल्कुल। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड में। डज राम रीड बुक? क्या राम किताब पढ़ता है? तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए, मैंने डज का बता दिया है, अब डू का भी मैं बताऊंगा कि जब एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तो क्या की अंग्रेजी हम डू लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में। यहाँ डू लगा देंगे। ये डू क्या की अंग्रेजी डू क्यों लगी है? क्योंकि एक से अधिक सब्जेक्ट हैं तो डू लगी है। अगर एक होता तो वही क्या की अंग्रेजी डज हो जाती। तो हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? सीता एंड गीता। सब्जेक्ट मिल गया अपन को। अब छांटना है, इसमें से निकालना है। क्या निकालना है? वर्ब, खेलती। वर्ब क्या है? वर्ब हमेशा पीछे मिलती है एंड में, है ना। खेलने की अंग्रेजी क्या है? प्ले, PLAY, प्ले। अब ये भी निकाल लिया, सब्जेक्ट भी निकाल लिया, डू डज भी लगा दिया। अब बचा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैदान, इन द ग्राउंड, इन ग्राउंड, GROUND। फिर इंट्रोगेटिव हर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव यानी पहले क्या भी लगा होगा और नेगेटिव यानी नहीं भी लगा होगा, दोनों मिल गए। इंट्रोगेटिव भी मिल गया और नेगेटिव भी मिल गया, दोनों को मिला के क्या होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव के लक्षण भी हैं इसमें कि पहले क्या लगा हुआ है, नेगेटिव के लक्षण भी है कि इसमें नहीं भी लगा हुआ है। तो वो किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से। ये केवल नियम उन वाक्यों के लिए हैं जिसमें पहले क्या लगा होगा। ठीक है, जिसमें पहले क्या लगा हुआ है, क्या भी लगा हुआ है, बीच में नहीं भी लगा हुआ है। तो किस प्रकार से? जैसे ऊपर किया था हमने कि सब्जेक्ट को देख करके क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसकी अंग्रेजी लगेगी, क्या की अंग्रेजी लिखेंगे हम? डज। क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिख लिया, फिर लिखेंगे नॉट, फिर नॉट लिख लिया, उसके बाद में क्या आ रहा है? वर्ब। तो वर्ब हमेशा कहाँ मिलती है? वाक्य के पीछे। तो क्या आएगा? रीड। डज राम नॉट रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा है? बुक यानी किताब, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए, ये डज का प्रयोग हो गया। अब डू का भी एक बार देख लेंगे। डू कब लगेगा? जब एक से अधिक क्रिया करने वाले होंगे, यानी सब्जेक्ट एक से अधिक होंगे वाक्य में, तो डज लगाते हैं। तो क्या की अंग्रेजी डू लगाते हैं। क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? डू। क्यों लिखी है डू? क्योंकि काम को करने वाले एक से अधिक हैं। डू। सीता एंड
गीता। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, अब क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद में वर्ब खेलती, प्ले। फिर कहाँ खेलती है ऑब्जेक्ट, इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मैंने बता दिया है पहले क्या की अंग्रेजी डू डज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्या की अंग्रेजी डू डज लगाते हैं, इसलिए किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और इसको पहचानें कैसे, कि पहले क्या लिखा होगा और बीच में नहीं लिखा होगा। वाक्य के पहले क्या लिखा होगा और बीच में नहीं लिखा होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इस वाले इंट्रोगेटिव में जो हमने पीछे पढ़ा है इधर, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वाक्य के पहले क्या लिखा होगा फिर पूरा वाक्य लिखा होगा तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कि वाक्य के पहले क्या लगा होगा बीच में नहीं लगा होगा, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव, अदर इंट्रोगेटिव क्या होता है, देखिए अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें वो सेंटेंस आते हैं जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। देखिए पहले आएगा क्वेश्चन मार्क वर्ड, QW क्वेश्चन मार्क वर्ड, फिर डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है राम किताब पढ़ता है, तो बीच में देखिए कब, प्रश्नवाचक शब्द मैंने पहले पढ़ा चुका हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए प्रश्नवाचक शब्द होता है क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां इत्यादि। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे शब्द वाक्य के बीच में मिले तुरंत समझ जाना है कि अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम से बनेगा वो। तो देखिए अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन वर्ड निकालिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कब की अंग्रेजी पहले निकालेंगे, कब की अंग्रेजी होती है वैन, कब की स्पेलिंग लिख लिया अपन ने, वैन। अब ये कह रहा है डू या डज में से एक लगाइए, सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट हमारा एक है तो डज लगाएंगे, एक लगा दी। अब ये कह रहा है भैया सब्जेक्ट छांटो, तो सब्जेक्ट निकाल लिया हमने, क्या है हमारा भैया, राम निकाल लिया हमने, राम लिख लिया। उसके बाद में ये कह रहा है वर्ब निकालो, वर्ब क्या है हमारी पीछे मिलती है तो रीड हो गया, है ना। अब ऑब्जेक्ट निकालो, बचा हुआ क्या है किताब, तो द बुक लिख दो, हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये डज के लिए। अब डू कैसे लगेगा, देखिए वही चीज है इसके लिए भी, इंट्रोगेटिव, केवल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वाला नहीं है। अभी नेगेटिव वाला अभी इधर देखेंगे तो ये नहीं, मैंने इसको काट दिया है ना, इसको रॉन्ग है जी। वे किताब कब पढ़ते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, तो कब की अंग्रेजी वही निकालेंगे वैन, फिर यहां डू लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्रिया करने वाला एक से अधिक लग रहा है, इस वजह से डू लगा दिया है। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे की अंग्रेजी लगा देंगे अपन दे। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या कह रहा है ये वर्ब निकालो, पढ़ते की अंग्रेजी हो जाएगी रीड। फिर ऑब्जेक्ट निकालो, दे डू, सॉरी व्हेन डू दे रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। अदर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे पहचानेंगे हिंदी में कि ये अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द के साथ में नहीं लगा होगा तो वो अदर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, अदर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो और उसके साथ में नहीं लगा होगा, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा और नहीं लगा होगा, उसको अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और वो किस प्रकार से बनेगा, वो इसके नियम से बनेगा, ये नियम दिया हुआ है। नियम क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड निकलेगा, यानी क्वेश्चन मार्क वाला जो शब्द है वो पहले निकलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज में से एक लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए
ये कह रहा है, ये नियम कह रहा है पहले भैया क्वेश्चन मार्क वाला जो शब्द है वो निकालिए। तो क्वेश्चन मार्क वाला शब्द क्या है, कब, तो कब को हमने पहले निकाल लिया है, ये निकाल लिया व्हेन। फिर डू या डज में से किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, राम, तो क्या लगाएंगे, डज। फिर सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद में नॉट है तो नॉट लिख दिया। अब वर्ब कह रहा है तो वर्ब पीछे में लिखती है, तो क्या कर दिया है, रीड। कितना सिंपल तरीका से बता रहे हैं, कितना सिंपल तरीका समझ में आ रहा होगा। When does not read, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट को छांटिए, बचा क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है। राम कब नहीं पढ़ता है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इतना छोड़ दिए। when does, इधर सब्जेक्ट नहीं हमने लिखा, इधर सब्जेक्ट लिखना है। when does राम नॉट रीड, ठीक है। तुम क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्यों नहीं खेलते हो, देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी है, साथ में नहीं भी लगा हुआ है। तो इसमें क्यों की अंग्रेजी पहले निकालेंगे, क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं वाई, फिर डू या डज लगेगा तो लिखेंगे डू। क्यों, क्योंकि यू के साथ में डू लगता है, पीछे पढ़ चुके हैं हम। फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, फिर वर्ब खेलने की अंग्रेजी प्ले, PLAY प्ले। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे। तो समझ में आया होगा आपको अदर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से चेंज करना है। और आपको ये जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप सेंटेंस बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक आज का खत्म होता है, हाउ टू मेक सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है।